Hi guys, welcome back to my channel MD Words. I am Dr. Sakshi. So today we are going to talk about gut microbiome. चलो हिंदी में शिफ्ट करते हैं. सबसे पहले तो गट का क्या मतलब होता है. गट मतलब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस. तो ऊपर खाने से लेकर जब तक खाना बाहर नहीं निकलता वो सारा जो ट्रैक है, पाइप है, वो जुड़ी हुई है बिल्कुल. इट्स तो ये सारा होता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इसको गट कहते हैं. अब गट में जो कॉलम है, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत थोड़ा सा पार्ट लोअर वाला, और स्पेशली कॉलम में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इसको कहते हैं गट माइक्रोबायोम. और आई डोंट नो, आप में से जो साइंस का स्टूडेंट होगा उसने कभी ना कभी ये वर्ड सुना होगा, सिम्बायोसिस, यानी कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहना और ले दे के रहना. यानी कि जो हमारे गट में बैक्टीरिया है, सिर्फ वो बैक्टीरिया नहीं है, कुछ फंजाई भी है, कुछ वायरस भी है, तो इसलिए उसको माइक्रोबायोम कहते हैं. जब भी मैं माइक्रोबायोम बोलूँ इसका मतलब है हमारे गट के अंदर के गुड ऑर्गेनिजम्स. अब वो जो है हमारे साथ सिम्बायोसिस में रहते हैं. सिम्बायोसिस का क्या मतलब है? हम उनको रहने के लिए छत देते हैं और हम उनको फूड भी देते हैं, और वो कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत 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 इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट है, जिनके ना होने से हम आजकल बहुत ज़्यादा डिजीजेस में राइज देख रहे हैं. स्किन डिजीज से लेके, इरिटेबल गट सिंड्रोम से लेके, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से लेके, ऑटो इम्यून डिजीजेस, और इवन एल्जाइमर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड हार्ट अटैक, ऐसी ऐसी चीज़ें. अब सोचो आपकी माइक्रोबायोम कितना इम्पॉर्टेंट है. अब मैं आपको बताती हूँ माइक्रोबायोम करता क्या है. जैसे हमारी ये एक इंटेस्टिनल वॉल है, ठीक है, ये इंटेस्टीन है, ये इसके बाहर की जगह है जहाँ पे हमारी लिम्फ है, ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड में जाने वाली जगह है. तो इस हाथ के बाहर उधर ब्लड है और इधर इंटेस्टीन है. अब इंटेस्टीन के अंदर जो है गुड बैक्टीरिया है, ठीक है. वो गुड बैक्टीरिया जो है ऐसा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं कि जो ये लाइनिंग है इन गट की, ये बिल्कुल जो है अच्छी रहती है. मैं ये तो नहीं कहूँगी 100% बंद रहती है, बट ये गट लाइनिंग हेल्दी का मतलब है इसमें से हार्मफुल चीज़ें निकल नहीं सकती. तो जब हमारे ये बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन यहाँ पे अंदर कम हो जाएगा, अच्छे बैक्टीरिया का, गंदे बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर एंटीबायोटिक लेने से हमारे जो है अच्छे बैक्टीरिया मर जाएंगे. तो उससे क्या होगा? अच्छे बैक्टीरिया मर जाने से ये जो प्रोड्यूस कर रहे थे चीज़ें, वो प्रोड्यूस करना कम हो जाएंगे. उसकी वजह से ये जो लाइनिंग है, इसके यहाँ जो म्यूकस वॉल थी वो डिफेक्टिव हो जाएगी. अब उसको कहते हैं लीकी गट. तो ये जो बैक्टीरिया है, अच्छे बुरे जितने भी अंदर रह गए हैं, एक बार जब लीकी गट हो गई, यानी कि यहाँ पे जो है ऐसे थोड़ा थोड़ा लीकी हो गया, इट्स नॉट अ कांस्टेंट वॉल एज इट शुड बी. 100% तो बिल्कुल बंद कभी भी नहीं होती है हेल्दी गट में भी, लेकिन वो लीकी नहीं होनी चाहिए. वो यहाँ पे एक म्यूकस बैरियर होता है जो कि फिल्टर करता है कि क्या चीज़ ब्लड में जाए यहाँ से यहाँ, और क्या चीज़ ना जाए. तो जब ये अच्छे बैक्टीरिया की क्वांटिटी कम हो गई या गंदे वाले जो बैक्टीरिया है उनकी ज़्यादा हो गई, तो ये म्यूकस लाइनिंग जो है इसमें ब्रेक्स आ जाते हैं. म्यूकस अगर इतना है, ऐसे म्यूकस ऐसे ऊपर से लेके अगर नीचे तक ऐसे एक लाइन है, तो उसके बीच में ब्रीचेस आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ म्यूकस नहीं है या नहीं है या नहीं है. तो वो जो लाइनिंग की फिल्ट्रेशन पावर है वो अब बढ़ गई है, वो अब खराब हो गई है. अब उसमें से ऐसी चीजें ब्लड में जाना शुरू हो जाएंगी जो नहीं जानी चाहिए. और हैरानी की बात यह है कि उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो खराब करता है वो है लिपोपॉलीसेक्राइड, LPS. आप इसको सिर्फ समझने के लिए जरूरत है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है नाम. तो LPS जो है वो इस बैक्टीरिया की लाइनिंग में होता है,
और जब ये गंदे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं अच्छे नहीं, और ये पोरोसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, तो एलपीएस जो है यहाँ से जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम आए इंटेस्टाइन के बाहर यानी कि ब्लड में। अब ये एलपीएस आ गया। अब ये एलपीएस जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी केमिकल है। सर सबसे मेरे लिए जो एस्टाउंडिंग था, सबसे मेरे लिए जब मैं रिसर्च कर रही थी, सबसे मेरे लिए जो खतरनाक थी चीज जानने वाली इसके बारे में, वो ये थी कि ये जो एलपीएस है, लिपोपॉलीसेकेराइड, ये जो निकला है गट लाइनिंग के बीच में से, बिकॉज ऑफ लीकी गट दैट यू हैव, वो जाता है ब्लड में, और वो क्या करता है, जो वो कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपको पता है वो जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसका लेवल कहते हैं कि ज्यादा होने से हार्ट अटैक हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकती है। तो अब और आजकल की स्टडीज और कुछ ह्यूमंस में ये एग्जामिन हुआ है कि टोटल एलडीएल लेवल्स उनके नॉर्मल थे, फिर भी जो है उनकी आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन मिली, स्टिफनिंग मिली, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, आर्टरीज हार्ड हो गई और उनके अंदर प्लाक जमा हुआ मिला, जिसने कि हार्ट अटैक कर दिया कुछ लोगों में। उनका एलडीएल जो है ओवरऑल टोटल ठीक था, वो कोई बहुत इतना खतरनाक लेवल पे नहीं था। तो क्या किया, ये एलपीएस जो है ये एलडीएल को जाके चिपक गया। अब एलडीएल बेचारा पहले ही एक पूरा सूरा मॉलिक्यूल है जो कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है। आप सोचो उसके ऊपर ऐसे एक बॉल है, उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल की छोटी छोटी बॉल्स चिपकी हुई है। अब ये लिपोपॉलीसेकेराइड क्या करेगा, ये क्या करता है, उस थोड़े से कोलेस्ट्रॉल की बॉल्स को हटा के खुद चिपक जाता है, और फिर जो बन जाता है वो होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ना। ये होता है सबसे ज्यादा खतरनाक। ये जाके बनाता है आगे फोम सेल्स, इन्फ्लेमेशन स्पेशली हार्ट में, और फिर हार्ट की वो सारी चीजें एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लाक शुरू कर देता है। अंदर का ये जो टॉक्सिन बाहर निकल गया है जहां इसको नहीं जाना चाहिए था, ये सारी बॉडी में फैल गया है, और उसको एंडोटॉक्सीमिया कहते हैं। है क्या ये, लिपोपॉलीसेकेराइड, जिसने एलडीएल को एक ऐसे गंदे मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी है और जो हार्ट अटैक का बहुत बड़ा मार्कर है। इसलिए जब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, तो वो आपको कभी कभी एक एडवांस्ड लिपिड पैनल कराएगा, उसमें ये पकड़ा जाता है वेरी स्मॉल डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि फॉर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है। आप नॉर्मल जब जाओगे फास्टिंग, उसमें सिर्फ आपको एलडीएल, एचडीएल, टोटल ट्राइग्लिसराइड्स ये पता चलते हैं। जब एडवांस्ड कराते हैं ना, तब पता चलता है कि ये वाले जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स है, वेरी स्मॉल डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि एलडीएल के ऊपर जो ये एलपीएस चिपक गया है, वो क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, हाई एलडीएल, लो एचडीएल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लीवर, यानी कि जितनी भी ये क्रॉनिक डिजीजेस है ना, जो कि डॉक्टर्स कहते हैं कि कभी ठीक नहीं होगी, आपको सारा लाइफ ट्रीटमेंट पे रहना पड़ेगा, ये सारी मिला के होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो ये सारा कुछ मिलके जो है आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स धीरे धीरे शट ऑफ होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। किडनीज की फिल्ट्रेशन पावर थोड़ी कम हो जाती है, और आपकी शुगर लेवल्स तो बढ़ ही गए हैं, जो कि और ज्यादा प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शुगर कैसे जाके सारी बॉडी में पॉइजन के जैसे काम करता है, सारी आर्टरीज को चिपक जाता है। अब ऊपर से ये एलपीएस आ गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वैसे ही हो रहा है, क्योंकि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी को फैटी लीवर होगा और उसकी जो हार्ट की आर्टरीज है वो बिल्कुल क्लीन मिलेंगी। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी को डायबिटीज है और उसकी किडनीज अभी बिल्कुल ठीक है, किडनीज खराब हुई, वहां से शुरू हुआ ब्लड प्रेशर का चक्कर, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपकी लीकी गट। ये दो चीजें जो है ये स्लो पॉइजन्स हैं, ये है स्लो किलर्स फॉर योर बॉडी। अब देखते हैं कि ये लीकी गट को ठीक कैसे किया जाए। लीकी गट ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप वो माइक्रोबायोम जो है, जो बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई का जो एक अंदर वर्ल्ड है हमारे इंटेस्टाइन में, उसको खुश रखना है, क्योंकि हम उसके साथ सिम्बियोसिस में हैं। तो अगर वो खराब होगा तो डिसबायोसिस हो जाएगा। डिस मीन्स खराब, डिस जहां पे अभी आ जाता है ना डिसलिपिडीमिया, उसका मतलब खराब लिपिड।
ठीक है। तो वो उसको ठीक रखने के लिए आपको अच्छे से उनको फीड करना पड़ेगा। यहाँ पे आता है प्रोबायोटिक्स का रोल। प्रोबायोटिक्स मीन्स लाइव कल्चर्स जो हमारे फर्मेंटेड फूड्स में होते हैं। सबसे अच्छी, सबसे साफ, हर इंडियन घर में मिलने वाली चीज दही। और दही जितनी खट्टी उतनी ज्यादा अच्छा। आपके गले को हो सकता है वो अच्छा ना लगे, आपके टेस्ट को हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन उतनी उसमें ज्यादा फर्मेंटेशन हुई है, यानी कि उसमें उतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए हैं जो हमारी गट को चाहिए। प्रोबायोटिक्स सबसे अच्छी चीज है क्योंकि वो आप लाइव बैक्टीरिया ही अंदर डाल रहे हो। अचार, आप सोच सकते हो अचार हमारे गट के लिए अच्छा। मिर्ची मत खाओ, लेकिन उसके अंदर जो स्पाइसेस होते हैं वो बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और अचार क्योंकि फर्मेंटेशन में बनता है, आप उसको धूप में एक डिब्बे में बंद रखते हो, अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना काम करते हैं। अब नेचुरली वो पॉइजनस थोड़ा ना होते हैं। सदियों से इंडियंस जो है अचार खाते आ रहे हैं। यहाँ पे भी पिकल्स बहुत कॉमन हो गए हैं, डिल पिकल, बनाना पिकल्स। तो वो फर्मेंटेशन से अंदर बहुत अच्छे ऑर्गेनिजम्स बने। जब आपने उस फूड को कंज्यूम किया वो अंदर गए और वो प्रोबायोटिक्स ही आपने अंदर डाल लिए, बिकॉज प्रोबायोटिक्स का मतलब है लाइव बैक्टीरिया। ठीक है। अब आप इस पे दूसरी तरह से भी एक एक्ट कर सकते हो। आप उनको फर्टिलाइजर अच्छा दे सकते हो जो कि प्रीबायोटिक्स है। वो कहाँ से आता है? फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट से। यानी कि सुपर फूड्स जो आप खाते हो, ये ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, हर तरह की। और फाइबर, फाइबर हमारे लिए नहीं चाहिए होता, फाइबर उन बैक्टीरिया को चाहिए, क्योंकि जब वो फाइबर पे फीड करते हैं तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं। अगेन ये मुश्किल टर्म्स आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि उस बैक्टीरिया को जब आप फाइबर खाते हो, फाइबर प्रोवाइड करते हो इंटेस्टाइन में, तो वो एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को दूर करती है और जाके उसकी लाइनिंग को हील करती है गट की। और जो बाहर एंडोटॉक्सिन्स गए हैं उनके लेवल को लो लाती है, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करती है। कोई आदमी की उम्र 60 साल है, अगर वो ये सारा कुछ करने लग जाए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लग जाए, अच्छा लाइफस्टाइल जिए, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, और फाइबर वाले फूड खाए, शुगरी फूड से दूर रहे, अगर डायबिटीज है तो अपना वेट कम करे और उसको कंट्रोल में लाए। इनफैक्ट वो रिवर्सिबल भी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो उसकी एज 60-70 की बजाय 90 हो जाएगी। अब ये तो बहुत अच्छी बात है ना। वो अपने परपोते और परदोते उनकी शादियां भी देख के जाएगा बंदा। तो इट्स वेरी वेरी वंडरफुल फिनोमिना। और इतनी इतनी कमाल की बात सामने आती है रिसर्च में कि हमारे गट के बैक्टीरिया जो हैं, जिनको कमेंसल्स भी कहते हैं, यानी कि वो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, उनको हमने बढ़ाना है। हम अपनी बॉडी में सारे इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को ब्रेक लगा देते हैं। और जब आप खाते कम हो ना, तो क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक्स कम होते हैं। तो पिंपल से लेके और ऑटो इम्यून डिजीज तक, कमाल है ये बैक्टीरिया का कितना रोल है। तो आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो आप अपना वेट कंट्रोल करना है टाइम रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग करके। आप उसको 12 आवर से शुरू कर सकते हो, यानी कि 8 PM पे आप खाना बिल्कुल छोड़ दो। उसके बाद सिर्फ पानी लेना है। शुरू में थोड़े दिन बहुत दिक्कत होगी क्योंकि हम एडिक्ट हैं। अब और फिर सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना है। सुबह 8 बजे के बाद, और खाली पेट कॉफी वगैरह भी नहीं लेनी है, क्योंकि वो जो है हमारे बॉडी स्टमक को जो है इरिटेट करती है। उसके साथ कुछ खा लो, आप हाफ अवाकाडो खा लो, आप एक बनाना खा लो। बनाना इज अ सुपर फूड फॉर एवरीबॉडी। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, फटाफट ग्लूकोज स्पाइक्स नहीं करेगा, फाइबर भी होता है, इतने सारे अंदर मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। सेकेंड टिप, अगर आपको थोड़ी सी ऐसे लगता है कि मेरे को ना डिजीनेस हो रही है, वो बॉडी को अडेप्ट होने में लगता है, हमको लगता है भूख लगी है, शुगर लेवल कम हो गया इसलिए डिजीनेस हो रही है क्योंकि हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। अगर आप इसको अपना एक लाइफ स्टाइल बना लोगे फॉरएवर, आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी छूट सकती हैं। लेकिन जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, वो अपने डॉक्टर से परमिशन जरूर लें इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले, क्योंकि उससे क्या होता है,
आपकी दवाइयों की डोजेज डॉक्टर को कम करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी में उतनी बीमारी हो ही नहीं रही है, चाहे वो बीपी है चाहे वो डायबिटीज है, तो वो डोजेज कम करनी पड़ेगी, विच इज गुड न्यूज फॉर यू। तो वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेगा। लेकिन 12 घंटे की जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो तो सबको करनी चाहिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग और अच्छा फाइबर वाला खाना, अपने माइक्रोबायोम का ध्यान रखना और एक्सरसाइज करना और स्लीप, ये 4 चीजें हैं आपकी एज बढ़ाने के सीक्रेट्स। तो ये सब जब सारी चीजें आप करोगे, ये सारी बीमारियां चली जाएंगी और आपकी लॉन्जेविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ज्यादातर लोग इसी चीज से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से भी डेथ होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिजीजेस से डेथ होती है, कैंसर से, हार्ट डिजीज से, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी से, किडनी फेल हो जाता है, जो कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। तो अपनी बॉडी में सारी इन्फ्लेमेशन जो आप डाउन रखोगे, तो ये डिजीजेस नहीं होंगी, यानी कि आपकी उम्र बढ़ेगी। तो that was all for today guys. I hope you understood all of this. अगर कोई doubt हो तो please put it in the comment section and I will definitely address it, because I know कि ये थोड़ा सा confusing हो सकता है layman के लिए, लेकिन मैंने अपना जितना हो सकता था layman terms में समझाया है। This is all for today. Please let me know what you think about it, okay? And we'll take more topics next time according to what you tell me to, okay? Thank you.